सभी प्रतियोगियों को नमस्कार। जैसा कि अपन ने गत वीडियो प्रेषित किया था उसमें अपन ने बात की थी मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान के संदर्भ में मैंने आप लोगों से कहा था कि इसकी 4 प्रकार की समस्याएं हैं। पहली समस्या पर मैंने आप लोगों से विचार विमर्श किया था पारिभाषिक शब्दावली, जिसके संदर्भ में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी थी। अगली जो आपकी समस्या होती है 4 समस्याओं में से, वह होती है आपके सामने, जो कि आप बताते हैं कि सर परिभाषाएं याद नहीं होती है और मनोवैज्ञानिकों के नाम याद नहीं होते हैं। उस समस्या का मैं आपका समाधान अभी अपन करेंगे। ठीक है, आप लोगों से मैंने केवल एक बात कही थी कि आप मुझे समय दीजिएगा, चयन आपका निश्चित रूप से होगा। आप जितना ज़्यादा अच्छे से सुनोगे आपको परिभाषाएं भी याद होगी, सिद्धांत भी याद होंगे। जैसे गत वीडियो में आपने देखा होगा कि पहले तक आप ये महसूस करते थे कि तार्किकरण क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, अनुकरण क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, प्रणोदन क्या होता है, और उन समस्त समस्याओं का समाधान अपन ने किया था। अब अपन बात करते हैं किसके संदर्भ में, परिभाषाओं के संदर्भ में। उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को मनोविज्ञान से जोड़ना चाहूंगा। हल्की सी मनोविज्ञान की जानकारी। वैसे तो आप लोगों ने सबने बहुत सारे वीडियो में देख रखा है कि मनोविज्ञान क्या होता है, कहाँ से कैसे होता है, वो सारी चीज़ें, वो सब बातें मैं नहीं करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिएगा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि 2 शब्द, एक तो क्या कि आपको जो आता है वो पढ़ो, और एक ये है कि जो आपको नहीं आता है वह पढ़ो। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। अधिकांश विद्यार्थियों का ये मानना होता है कि मेरा ये सब्जेक्ट है और मैं ये पढ़ूंगा। तो देखो, जो आपको आता है ना उसको आप कितना ही पढ़िएगा, वो तो आपका सिलेक्शन का आधार तैयार नहीं करेगा। आपका सिलेक्शन का आधार तैयार होता है इस बात से कि वह चीज आप पढ़िएगा कि जो आपको नहीं आता है। जैसे सुकरात का विचार क्या, कि मुझे मेरी अज्ञानता का ज्ञान है, अर्थात मैं ये जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता हूं, और जो मैं नहीं जानता हूं उसे जानने का ही मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, उसी संदर्भ में अपन बातचीत करते हैं। जैसे मनोविज्ञान के बारे में बात होती है तो मनोविज्ञान के बारे में मैं 2 प्रकार से आप लोगों से बात करूंगा, फिर उसके बाद में आपको परिभाषाओं से जोड़ूंगा। ठीक है, पहली बात तो क्या होती है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति। देखो, ये बात आपको जो भ्रमित करती है वह, और एक क्या होता है मनोविज्ञान का स्वरूप। सबसे पहली बात, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, दर्शन शास्त्र से। अगर आपका प्रश्न पूछा जाता है मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो आप क्या कहेंगे, दर्शन शास्त्र से। और अब प्रश्न अगर आपका बनता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम कौन सा स्वरूप धारण किया, तो आप क्या बताएंगे, आत्मा। अब जैसे ही मेरे पास बात आ जाती है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से होती है, दर्शन शास्त्र से, तब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, संरचनावाद। आपका आंसर क्या आ जाएगा, संरचनावाद। अब जैसे बात आती है क्या, संरचनावाद, तो संरचनावाद जैसे शब्द आता है तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि प्रमुख संरचनावादी कौन कौन है। तो इसमें सबसे पहले और सबसे धांसू नाम आ जाता है किसका, विलियम वुंट। फिर एक और नाम आपके सामने आता है, कौन, विलियम जेम्स। फिर एक नाम आपके सामने होता है जेम्स ली। फिर एक नाम आपके सामने होता है चैडविक। एक नाम और आपके सामने होता है
टीचनर और एक होगा एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। अब देखिएगा, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से होती है? दर्शन शास्त्र से। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? संरचनावादियों को। प्रमुख संरचनावादी कौन कौन? विलियम वुंट, विलियम जेम्स। इन दोनों नामों को आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला तो कौन? विलियम वुंट। जैसे विलियम वुंट का नाम आता है तो आपका ध्यान चला जाना चाहिए 1879 जर्मनी का लिप्जिंग शहर। कहां पर? जर्मनी का लिप्जिंग शहर। तो आप कहोगे सर क्या हुआ? तो क्या कहोगे? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में किसके द्वारा की गई? विलियम वुंट द्वारा। और जैसे बात आती है किसकी? विलियम जेम्स की। तो अब आपको याद क्या रखना होगा? 1912 में मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय आपके जाता है किसको? विलियम जेम्स का। जब आपके प्रश्न अगर बनता है मनोविज्ञान ने आधुनिक स्वरूप कब धारण किया, तो आप क्या याद बताओगे? 1912 में। किसके प्रयासों से? विलियम जेम्स के प्रयासों से। प्रश्न अगर आपका आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है तो क्या कहोगे? विलियम जेम्स को। बाकी जेम्स ली, चैडविक, टीचनर, एडवर्ड ब्रेडफोर्ड, विलियम जेम्स, विलियम वुंट सभी सुमेलित हैं। प्रश्न आपका क्या बनता है? सुमेलित करो। संरचनावाद, संरचनावाद से कौन सुमेलित होगा? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली, चैडविक, टीचनर, एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। अब अपन आगे बात कर रहे थे कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम स्वरूप कौन सा धारण किया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा स्वरूप आया? आत्मा। उत्पत्ति कहां से हुई? दर्शन शास्त्र। अब आत्मा के बाद क्या आया? मन। मन के बाद क्या बना? चेतना। और चेतना के बाद क्या बना? व्यवहार। ये आप देखिएगा, सबसे पहले क्या? आत्मा। आत्मा के बाद क्या? मन। मन के बाद क्या? चेतना। और चेतना के बाद क्या? व्यवहार। जो आप कहते हो कि सर परिभाषा याद नहीं होती, ये एक परिभाषा हो गई। ठीक है, वो क्या परिभाषा बनेगी? प्रश्न आपसे ये कहा उसने, किस विचारक के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना को ही आधुनिक समय पर व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है? तो आप क्या कह देंगे? वुडवर्थ। आंसर क्या आ जाएगा? वुडवर्थ। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान किया, मन का त्याग किया, चेतना हुई, वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? वुडवर्थ के अनुसार। अब देखो, इसी प्रश्न से एक प्रश्न और आपका निकल जाएगा। क्या? मनोविज्ञान के विकास का सही क्रम क्या है? प्रश्न क्या पूछेगा? मनोविज्ञान के विकास का सही क्रम क्या है? तो क्या बताओगे? आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। फिर एक और प्रश्न आपका यहां पर सामने आता है, आधुनिक समय पर मनोविज्ञान का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? क्या पूछेगा? आधुनिक समय पर मनोविज्ञान का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो क्या बता दोगे? व्यवहार। जब जैसे बात बनती है, आप देखिएगा यहां पर शब्द क्या आ गया? व्यवहार। ठीक है ना? तो बात ये होती है कि सर व्यवहार क्या है? तो व्यवहार को वुडवर्थ परिभाषित करते हैं। ये प्रश्न जो कि आपके सैकड़ों बार आपको परेशान करता है, आता है। ठीक है ना? उस संदर्भ में अपन बात करते हैं। अब प्रश्न देखिएगा, वो क्या कहता है कि व्यवहार क्या है? तो व्यवहार को वुडवर्थ परिभाषित करता है। और वुडवर्थ क्या लिखते हैं कि व्यवहार, इस शब्द को समझने की कोशिश करना, व्यवहार प्रकृति के समस्त घटकों के साथ अंतः संबंध, ये समझिए आप, हो गया अपना काम। वुडवर्थ ने क्या कहा? प्रकृति के समस्त घटकों के साथ अंतः संबंध क्या है? व्यवहार है। और अब प्रश्न आपसे ये कहा उसने, किस, देखो आजकल परिभाषाएं नहीं आती है, परिभाषा में से प्रश्न आता है। ठीक है, वो आपको पकड़ना होगा। प्रश्न उसने ये कहा, किस विचारक के अनुसार मनोविज्ञान अंतः संबंधों का विज्ञान है? प्रश्न क्या दिया? किस विचारक के अनुसार मनोविज्ञान अंतः संबंधों का विज्ञान है? तो क्या बताओगे? वुडवर्थ। या उसने प्रश्न क्या दिया? किस विचारक के अनुसार मनोविज्ञान प्रकृति के साथ
अंतः संबंधों का अध्ययन करता है, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, वुडवर्थ के अनुसार। या प्रश्न उसने यह दे दिया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्यों, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि इसमें प्रकृति के विभिन्न घटकों के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा इसी संदर्भ में आगे वापस बात आती है कि मनोविज्ञान, अब देखो एक शब्द जो आता है यही आपका व्यवहार। अब व्यवहार में बात दो आती है, एक तो व्यवहार का विज्ञान और एक क्या, व्यवहारवाद। अगर यहां शब्द आ जाता है क्या, व्यवहारवाद, तो प्रश्न आपका क्या बनेगा, व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो क्या बता दोगे, वाटसन 1913। व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो क्या बताओगे, वाटसन 1913। और व्यवहार के विज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम जेम्स। क्या बताओगे, विलियम जेम्स 1912। ठीक है। और अगर प्रश्न ये बन जाता है मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो क्या बताओगे, रुडोल्फ गोल्काय। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, रुडोल्फ गोल्काय द्वारा। ठीक है। पुस्तक लिखी गई साइकोलॉजिया। कौन सी पुस्तक लिखी गई, साइकोलॉजिया, किसके द्वारा, रुडोल्फ गोल्काय द्वारा। और कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, मनोविज्ञान शब्द का। अब अपने से बात करें कि व्यवहारवाद का जनक कौन, तो क्या बताओगे, वाटसन 1913। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन, तो विलियम जेम्स। आधुनिक स्वरूप कब धारण किया, तो क्या बताओगे, 1912। जैसे बात आती है वाटसन, तो आपका एक ध्यान सीधा चला जाता है, ये धासु मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवाद का बाप है। तो इसने एक अच्छा कथन बोला, क्या बोला, तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे वातावरण के आधार पर जो चाहूं बना सकता हूं, डॉक्टर, इंजीनियर या भिखारी। तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे वातावरण के आधार पर जो चाहूं बना सकता हूं, किस विचारक के अनुसार, वाटसन के अनुसार। अब देखो अपन बात कर रहे हैं मनोविज्ञान, आपकी परिभाषाएं सब याद होगी और आप स्वयं कहेंगे कि आसानी से मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप से पढ़ा जा सकता है। देखो आपके दिमाग से एक विभ्रांति निकाल दो कि मनोविज्ञान खतरनाक विषय, आपको पढ़ाने वालों ने एक कुछ विचारधारा डाल रखी है कि मनोविज्ञान के प्रश्न बहुत खतरनाक आते हैं, इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, याद नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। मनोविज्ञान कोई विषय नहीं है, इसी में रखिएगा कि ये जीने का पार्ट है, इसे व्यवहार में डालो, आपको आनंद आ जाएगा। देखिएगा अब जैसे बात आ जाती है क्या, वाटसन की, तो प्रश्न अपना क्या बनता है, मनोविज्ञान वस्तुपरक विज्ञान है। क्या आ गया, मनोविज्ञान वस्तुपरक विज्ञान है। प्रश्न क्या देगा, मनोविज्ञान वस्तुपरक विज्ञान है किसके अनुसार। तो मनोविज्ञान को वस्तुपरक विज्ञान कौन कहता है, वाटसन। कौन कहता है, वाटसन। लेकिन आजकल साइकोलॉजी में ऐसे प्रश्न आना बंद हो गया, ये रटे रटाई जो प्रश्न होते हैं वो नहीं आ रहे, अप्लाइड क्वेश्चन आ रहा है। और प्रश्न आपको क्या दिया, मनोविज्ञान वस्तुपरक विज्ञान है, क्यों। क्या कहा, मनोविज्ञान वस्तुपरक विज्ञान है, क्यों। तो अब अपनी बात आती है कि मनोविज्ञान वस्तुपरक विज्ञान क्यों है, क्योंकि अब आपको क्या याद रखना है, क्योंकि मनोविज्ञान में विभिन्न प्रश्नों से संबंधित क्यों, क्या, कैसे का उत्तर दिया जाता है। मनोविज्ञान में विभिन्न प्रश्नों से संबंधित क्यों, क्या, कैसे का उत्तर दिया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान को क्या बोला गया, वस्तुपरक विज्ञान। जैसे बात आ जाती है अपने वाटसन की, तो आपको एक बात और याद रखनी है, वाटसन के सामने निशान लगा दो किसका, प्लस का। किसका निशान लगा दोगे, प्लस का। प्लस का मतलब होता है सकारात्मक। प्लस का मतलब क्या है, सकारात्मक। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई बार बार नहीं नहीं बोलता है तो अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव। और उसको अच्छा बोलने के लिए क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्लस, प्लस मतलब सकारात्मक। प्लस का मतलब क्या हो गया, सकारात्मक, या इसी को कह सकते हैं धनात्मक। क्या कह सकते हैं, धनात्मक। हो गया आपका प्रश्न। एक परिभाषा क्लियर, क्या, किस विचारक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक ओब्लिक सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक ओब्लिक सकारात्मक विज्ञान है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वाटसन के अनुसार। अब देखो उसने प्रश्न आपको क्या दिया
कि किस विचारक के अनुसार मनोविज्ञान जो बालक जैसा दिखाई दे रहा है उसके व्यवहार का वैसा ही अध्ययन किया जाता है। अब आप इसको देखिएगा, मैंने आपको पहले बोला परिभाषाओं में से प्रश्न नहीं आ रहा है, परिभाषाओं के अंदर से प्रश्न आ रहा है, उसके अर्थ में से अप्लाइड क्वेश्चन आ रहा है। अब ये प्रश्न क्या दिया, मनोविज्ञान जो बालक जैसा दिखाई दे रहा है उसके व्यवहार का वैसा ही अध्ययन करता है। लिखेंगे आप, मनोविज्ञान जो बालक जैसा दिखाई दे रहा है उसके व्यवहार का वैसा ही अध्ययन करता है। क्या बोलेंगे, जो बालक जैसा दिखाई दे रहा है उसके व्यवहार का वैसा ही अध्ययन करता है। तो देखो, जैसा है वैसा, दो शब्द पकड़िएगा, जैसा है वैसा, और जैसा है वैसा का मतलब होता है यथार्थ। क्या मतलब होता है, यथार्थ। यथार्थ का मतलब क्या होता है, वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या है, जैसा है वैसा, ठीक है ना। तो अब परिभाषा क्या थी और उसमें से प्रश्न क्या है, परिभाषा आपकी है, किस विचारक के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। परिभाषा क्या है, किस विचारक के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो आंसर आपके पास हुआ करता है मैकडूगल के अनुसार। किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार। मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, मैकडूगल। और यथार्थ का मतलब क्या होता है, जैसा है वैसा, और जैसा है वैसा का मतलब क्या है, वास्तविक। अगला प्रश्न उसने क्या दे दिया, किस विचारक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार के वास्तविक पहलुओं का अध्ययन करता है। क्या बोला, मनोविज्ञान व्यवहार के वास्तविक पहलुओं का अध्ययन करता है। वास्तविक का मतलब क्या है, यथार्थ। तो आंसर क्या आ जाएगा, मैकडूगल। किस विचारक ने बोला, मैकडूगल ने। मनोविज्ञान को क्या बोला, यथार्थ विज्ञान। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान किया, मन का त्याग किया, चेतना खोई, वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। किसने बोला, वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान प्रकृति के साथ विभिन्न घटकों के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। किसने बोला, वुडवर्थ ने। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान है। किसने बोला, वाटसन ने। ठीक है, व्यवहारवाद का जनक कौन है, वाटसन। ठीक है, मनोविज्ञान को वस्तुपरक विज्ञान कौन कहता है, वाटसन। मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कौन बोलता है, मैकडूगल। कौन बोलता है, मैकडूगल। ये मैकडूगल वही है जिसने संवेगों का वर्गीकरण किया है। शानदार वाला प्रश्न आपके सामने होता है, संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर क्या था, 14 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के। और 14 प्रकार के संवेगों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है, मैकडूगल के द्वारा। और एक खतरनाक प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि संवेग से अभिप्राय है जन्मजात घटक या अर्जित घटक। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जन्म के समय नवजात शिशु में किसी प्रकार का कोई संवेग नहीं पाया जाता है। क्या कहोगे, जन्म के समय नवजात शिशु में किसी प्रकार का संवेग नहीं पाया जाता है। इसका मतलब संवेग क्या होंगे, अर्जित होते हैं। तो कि सर जन्मजात क्या होती है, जन्मजात क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां। जन्मजात क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, और संवेगात्मक विकास का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैकडूगल के द्वारा। ठीक है, आगे इसी संदर्भ में अपन बातचीत करते हैं। ये तो बात हो रही थी मनोविज्ञान की, तो कुछ एक बात होती है किसके बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान। किसके बारे में बात होती है, शिक्षा मनोविज्ञान। अब एक प्रश्न आपका ये बनता है, मनोविज्ञान के, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का, बस इतना सा काफी होगा आपके लिए, आगे बात अपन कर लेंगे। प्रश्न क्या बनता है, किस विचारक के अनुसार
मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा में अनुप्रयोग, यह आपका एक प्रश्न और बन गया। मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा में अनुप्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान है किसके अनुसार? तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? कॉल्सनिक। क्या आंसर आ जाएगा? कॉल्सनिक। याद आपको क्या याद रखना है? मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का किस में अनुप्रयोग हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में। कौन कहता है? कॉल्सनिक। कौन कहता है? कॉल्सनिक। ठीक है, देखिए बात क्या होती है, शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांत नहीं होते, बल्कि जो सिद्धांतों के निहितार्थ हैं, उनके जो परिणाम आए हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां शब्द क्या प्रयोग में लिया? अनुप्रयोग। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार। ठीक है, बार बार क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। इसलिए क्या बोला कि क्या किया गया? अनुप्रयोग। किस विचारक ने कहा? कॉल्सनिक। एक और आपका शानदार जो परिभाषा होती है, जो हमेशा लगभग आती है, अधिकांश परिस्थितियों में जो परिभाषा पूछी जाती है, देखो यूं तो परिभाषाएं हजारों लाखों हैं, ठीक है ना, और आप लोगों को एक प्रश्न आपका परिभाषा का आता है, ठीक है ना, उसके लिए आपको हजारों परिभाषाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को मुश्किल से 55 से 60 परिभाषाएं बताऊंगा। अगर आनी होगी तो उनमें से एक परिभाषा आ जाएगी, और नहीं आनी होगी तो कोई परिभाषा नहीं आएगी। तो आप निश्चिंत रहिएगा। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि सर अगर ये नहीं आया तो क्या आएगा, तो फिर कुछ नहीं आएगा। भाई आप जब तक यूं भ्रमित होते रहो, एक प्रश्न के लिए 29 प्रश्न को नहीं छोड़ा जाता है। 29 प्रश्नों को सही करने के लिए अगर एक प्रश्न को छोड़ना पड़े और समय बचाना पड़े तो आप उस एक प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक शानदार परिभाषा मैं आपको देता हूं, ठीक है, जो आपके बनती है। आपका फेवरेट मनोवैज्ञानिक कौन? क्रो एंड क्रो। कौन? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान बालक बालिकाओं के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, क्या याद रखोगे? जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के सभी अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। आपको केवल याद क्या रखना है? एक तो जन्म से वृद्धावस्था, और सेकंड क्या याद रखना है? सीखने के अनुभव। आपसे प्रश्न यही तो पूछा था, किस विचारक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के अनुभवों से संबंधित है? प्रश्न क्या पूछा? किस विचारक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के अनुभवों से संबंधित है? तो क्या बता दोगे? क्रो एंड क्रो। याद क्या रखना है? जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों से संबंधित। कौन मनोवैज्ञानिक कहता है? क्रो एंड क्रो। और इससे भी अच्छी परिभाषा एक और जो आपके कई बार बनती है, किस मनोवैज्ञानिक की? स्किनर की। ये बहुत धांसू वाला मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इसमें से आपके एक या दो प्रश्न हमेशा बनते हैं। सबसे खतरनाक आपके शिक्षण विधियों में प्रश्न बनता है अभिकर्मित अनुदेशन। ठीक है, प्रश्न क्या देता है? अभिकर्मित अनुदेशन का जनक कौन? तो अभिकर्मित अनुदेशन का जनक कौन? स्किनर। फिर वापस प्रश्न पूछ देता है अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम के किस सिद्धांतों पर आधारित है? ठीक है ना, तो अब वहां पर देखो दो बातें आती है, एक तो स्व शिक्षण सिद्धांत और एक लघुपद, जो आपको कंफ्यूजन में डालते हैं। आगे मैं आपको क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करने हैं वो तरीका बताऊंगा। ठीक है ना, वो देखिए मैं अभी बातें कराई स्किनर के नाम की, स्किनर को क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहां से इस परिभाषा में से प्रश्न आता है, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत जिसे अपन बोलते हैं आरएस थ्योरी, वहां से हमेशा प्रश्न आता है। ठीक है, अभिकर्मित अनुदेशन जो शिक्षण विधियों में महत्वपूर्ण पार्ट है, वहां से आपका प्रश्न है क्या? अभिकर्मित अनुदेशन का जनक कौन? तो क्या बताओगे? स्किनर। और सबसे बढ़िया वाला प्रश्न क्या? अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांतों पर आधारित है, तो क्या बताओगे? लघुपद सिद्धांत। क्या बताओगे? लघुपद सिद्धांत। देखो दो बातें हैं। ठीक है, एक तो क्या अभिकर्मित अनुदेशन का उद्देश्य क्या है, बात सुनिएगा समझिएगा। ठीक है, पहला तो क्या अभिकर्मित अनुदेशन का उद्देश्य क्या है, तो क्या बताओगे? स्व शिक्षण। अभिकर्मित अनुदेशन का उद्देश्य क्या, तो क्या बताओगे? स्व शिक्षण। और अभिकर्मित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है, क्या बताओगे? लघुपद सिद्धांत पर। अभी अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? परिभाषा के बारे में। तो स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित है।
ये आपकी परिभाषा बन जाती है। क्या परिभाषा बन जाती है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित है। तो क्या बताओगे इसके नर्दे को? पहला मैंने भी पूछा था, किस विचारक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के अनुभवों से संबंधित है। आप लोगों का कंफ्यूजन यही तैयार होता है। सीखने के अनुभवों से संबंधित कौन बोलता है? क्रो एंड क्रो। ठीक है, अधिगम और शिक्षण से संबंधित कौन बोलता है? स्किनर। अब इसमें सबसे शानदार बात ये सीखिएगा आप, अधिगम कौन से विषय का होता है। तब देखिए प्रश्न जो आपका बनकर आया था, उस प्रश्न के बारे में मैं विचार विमर्श करता हूं। प्रश्न उसने आपसे ये पूछा था, किस विचारक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करके सभी विषयों के शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो अब आप देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा, वो देखिए आप। सबसे पहली बात, अधिगम। अधिगम कौन से विषय का होता है? तो आप क्या कहोगे? सभी विषयों का, राइट। शिक्षण कौन से विषय का होता है? तो आप क्या कहोगे? सभी विषयों का। अब पढ़िएगा परिभाषा को। परिभाषा में आप क्या करेंगे? अधिगम और शिक्षण शब्द को दबा दो। मैंने परिभाषा आपको ये दी थी, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित है। अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित है शब्द को हटा दो और उसके स्थान पर क्या जोड़ दोगे? सभी विषय। अब बोलो क्या परिभाषा बन गई? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सभी विषयों से संबंधित है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करके सभी विषयों के शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। कौन मनोवैज्ञानिक कहता है? स्किनर। और आप देखिएगा, आप ये ना सोचें कि एक ही प्रकार की परिभाषा को याद किया जा सकता है। तमाम प्रकार की जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सब आपको याद होगी। मैं अगला टॉपिक ले लेता हूं आपका, कौन सा? वंशक्रम। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, पूरा विश्वास करके और केवल समय दीजिएगा। आपको मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों में नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, अब देखिएगा किस पर बात करेंगे अपन? वंशक्रम। एक और शब्द क्या है? वातावरण। ठीक है, वंशक्रम के संदर्भ में पहली बात तो आपको याद होना चाहिए वंशक्रम से क्या अभिप्राय है। तो क्या बताओगे? समस्त जन्मजात घटक जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो क्या है? वंशक्रम। याद आएगा? कि अब इसके संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके पापा ने उनका नाम रखा क्या? पीटरसन। और पीटरसन क्या कहते हैं? माता पिता के माध्यम से, क्या? माता पिता के माध्यम से दादा प्रदादा। क्या याद रखोगे? माता पिता के माध्यम से दादा प्रदादा। और दादा प्रदादा का मतलब क्या है? पूर्वज। बस हो गया आपका काम। माता पिता के माध्यम से दादा प्रदादा, आप क्या याद रखोगे? पूर्वजों के गुणों का किस में जाना? संतान में। हो गया? माता पिता के माध्यम से दादा प्रदादा पूर्वजों के गुणों का किस में जाना? संतान में। क्या कहलाएगा? वंशक्रम। किसके अनुसार? पीटरसन के अनुसार। माता पिता के माध्यम से दादा प्रदादा पूर्वजों के गुणों का संतानों में जाना, ठीक है, क्या कहलाएगा? वंशक्रम। अब प्रश्न आपके सामने ये आया कि वंशक्रम का संबंध होता है शारीरिक लक्षणों से या मानसिक लक्षणों से या दोनों प्रकार के या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसी संदर्भ में आपकी एक परिभाषा आती है। क्या ये प्रश्न कहां से बना? वो यहां से बना, सुनिएगा। माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का, यह आपका प्रश्न। माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संतानों में जाना, किस में जाना? संतानों में जाना वंशक्रम है। माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संतानों में जाना वंशक्रम है। किसके अनुसार? पीटरसन नहीं। सबके आंसर पीटरसन हो जाएंगे तो बाकी दूसरे क्या करेंगे? क्या जाएगा? जेम्स ड्रेवर के अनुसार। माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संतानों में जाना क्या कहलाएगा?
वंश क्रम किसने कहा? जेम्स डेवर ने। और माता पिता के माध्यम से दादा परदादा पूर्वजों के गुणों का किस में जाना? संतानों में जाना क्या कहलाएगा? वंश क्रम। किसने बोला? पीटरसन ने। अब प्रश्न उसने आपसे ये पूछ लिया कि वंशानुगत लक्षणों का संबंध होता है कितनी पीढ़ियों से? 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 7 पीढ़ी या अनंत? तो आंसर यहां क्या आता है? अनंत। कई पीढ़ियां, कितनी भी पीढ़ियां हो सकती है। 2 पीढ़ी का आएगा, 5 पीढ़ी के लक्षण आएंगे, 7 पीढ़ी का, ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो कि सर किसने कहा? तो ऐसा विचार प्रस्तुत करते हैं कौन? वुडवर्थ। कौन प्रस्तुत करते हैं? वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वंश, आपको याद क्या रखना है वो देखेगा। वंश क्रम से अभिप्राय उन समस्त गुणों के समावेश से है जो मनुष्य में उसकी उत्पत्ति के समय थे। जो लक्षण मनुष्य में उसकी उत्पत्ति के समय थे वो अगली पीढ़ियों में चले जाते हैं। ये वंश क्रम है किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। अब देखिएगा अपन बात करते हैं वो क्या? वातावरण। तो पहला प्रश्न तो आपके सामने ये कि वातावरण क्या है? क्या प्रश्न है? वातावरण क्या है? तो आप क्या याद रखोगे? वे समस्त घटक जो शिशु को गर्भाधान काल से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। वे समस्त घटक जो शिशु को गर्भाधान काल से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं वह सारे घटक किसके अंदर आ जाएंगे? वातावरण के अंदर। इसमें सबसे बढ़िया वाली जो परिभाषा आपके सामने रखता है कौन? एनास्टेसी। कौन रखता है? और इस परिभाषा में से परिभाषा है कि मैंने कभी कहा ही नहीं, परिभाषा में से प्रश्न आएगा। इस परिभाषा में से जो प्रश्न आता है, ठीक है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पहले परिभाषा सुनिएगा। क्या एनास्टेसी क्या कहता है? वंश क्रम से अभिप्राय उन समस्त वातावरण से अभिप्राय उन समस्त घटकों से है जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त, किसमें? व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त समस्त घटकों को परिवर्तित कर देता है। वह क्या है? वातावरण। वातावरण से अभिप्राय उन समस्त परिस्थितियों से है जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त समस्त घटकों में परिवर्तन कर देता है। वह क्या है? वातावरण। भावार्थ क्या हुआ कि वातावरण के माध्यम से अपरिवर्तित घटक है, वातावरण के माध्यम से परिवर्तन नहीं होता है। तो वातावरण से अपरिवर्तित घटक कौन सा? जीन, जो कि किसका निर्धारण करता है? लिंग का। किसका निर्धारण करता है? लिंग का। अब प्रश्न उसने आपको यह दे दिया कि आनुवांशिकी का निर्धारण होता है। आनुवांशिकी का मतलब होता है वंशक्रम। आनुवांशिकी का निर्धारण होता है तो किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? जीन के माध्यम से। वातावरण के माध्यम से जीन अपरिवर्तित रहता है। कौन कहता है? एनास्टेसी। एक और परिभाषा आपके सामने बन जाती है, किसके अनुसार? बोरिंग के अनुसार। बहुत शानदार वाला प्रश्न आपके सामने रखा गया था। प्रश्न यह था कि उत्तेजना का संबंध होता है। प्रश्न क्या पूछा? उत्तेजना का संबंध होता है। ए भग्नाशा से, बी वातावरण से, सी संवेगों से, और डी इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हो गए। भग्नाशा, वातावरण, संवेग या कोई नहीं। तो आपका आंसर सही क्या होगा? संवेगों से, जो कि गलत है। सर क्यों? तो 1 मिनट आप इस परिभाषा को समझिएगा, उसके बाद आपका आंसर स्वतः ही आ जाएगा। सुनिएगा, वातावरण से अभिप्राय उन समस्त उत्तेजनाओं से है जिन्हें व्यक्ति गर्भाधान काल से मृत्यु तक प्राप्त करता है। सुनो, वातावरण से अभिप्राय उन समस्त उत्तेजनाओं से है जिन्हें व्यक्ति गर्भाधान काल से मृत्यु तक प्राप्त करता है। तो वातावरण का संबंध, उत्तेजना का संबंध किससे हुआ? वातावरण से, न कि संवेगों से। अब आप लोगों के दिमाग में क्या बात आती है कि सर हमने तो संवेगों में पढ़ा था,
कह रहा हूँ ना, मनोविज्ञान के अंदर लफड़ा कहाँ पड़ता है कि आप आधा अधूरा पढ़ते हो। ये पूरा पढ़ोगे आपका आंसर सबका सही जाएगा। ठीक है, देखो आपका मेरे सामने समस्या आप लोगों ने क्या रखी, सर हमने संवेगों में पढ़ा था, तो मैंने कहा क्या पढ़ा था कि जन्म के समय नवजात शिशु में कोई संवेग नहीं पाया जाता है। हाँ सर, नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है कि वो रोता है। हाँ, किसके कारण रोता है कि सर उत्तेजना के कारण, तो उत्तेजना संवेग है। पूरा पढ़ो, पूरा सुनो। यह पंक्ति है, जन्म के समय नवजात शिशु में कोई संवेग नहीं पाया जाता है, वह वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है। किसमें परिवर्तन के कारण रोता है? वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है, और वातावरण में परिवर्तन की इस क्रिया को उत्तेजना कहते हैं। वातावरण में परिवर्तन की क्रिया क्या है? उत्तेजना। अर्थात उत्तेजना का संबंध किससे है? वातावरण से। ठीक है, और वातावरण समस्त उत्तेजनाओं का योग है जो गर्भाधान काल से मृत्यु तक प्रभावित करती है। तो किसके अनुसार? बोरिंग के अनुसार। याद रहेगा। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा और अच्छी बातचीत करते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी परिभाषाएं जिस संदर्भ में आपकी बनती है वह क्या होता है? बुद्धि। कल भी जब इससे पहले वाला वीडियो मैंने आपको दिया उसमें भी बोला था बुद्धि क्या, तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? सोचने, समझने, तर्क करने, निर्णय लेने, उपयोगी अनुपयोगी का चुनाव करने की मानसिक योग्यता बुद्धि है, ताकि व्यक्ति वातावरण की परिस्थितियों का शिकार नहीं बने। तो आपको क्या याद रखना है? सोचने, समझने, तर्क करने, निर्णय लेने, उपयोगी अनुपयोगी का चुनाव करने की मानसिक योग्यता क्या है? बुद्धि, ताकि व्यक्ति वातावरण की परिस्थितियों का शिकार नहीं बने। अब प्रश्न उसने आपको क्या दिया? प्रश्न आपका यह था कि बुद्धि मापन से संबंधित होती है, परीक्षणों से संबंधित होती है, या A+B दोनों, या कोई नहीं। तो देखिएगा, बुद्धि की जब बात की जाती है तो बुद्धि के मापन भी किया जाता है। मापन हमेशा क्या होता है? संख्यात्मक। मापन क्या होगा? संख्यात्मक। और परीक्षण किए जाते हैं तो क्या होगा? गुणात्मक। और बुद्धि में संख्यात्मक भी होते हैं, क्योंकि अपन क्या याद करते हैं? IQ, बुद्धि लब्धि, 120, 130, 70, 80 जो भी है तमाम। और परीक्षण में क्या? गुणवत्ता। क्या होगी? गुणवत्ता। तो बुद्धि के परीक्षण में होते हैं। बुद्धि के परीक्षण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो कौन सा? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एक तो कौन सा? व्यक्तिगत। जब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से अपन बातचीत करेंगे इसके बारे में। आप लोग ये ना सोचे कि यही बता दिया बाद में नहीं बताएंगे, पूरा बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। जब पूरा टॉपिक अपन बात करेंगे वहां पर देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों की विभ्रांतियां जो है उन पर विचार विमर्श कर रहा हूं कि परिभाषाएं भी याद होती है और प्रश्नों के आंसर भी आते हैं, और प्रश्न किस प्रकार से वो रखता है, ठीक है, आपको उसका उत्तर कैसे देना होता है। ठीक है, तो अब देखो प्रश्न क्या था कि बुद्धि का परीक्षण भी होगा और मापन भी होगा। ऐसा किसने बोला? तो क्या बताओगे? बर्कले व बोरिंग ने। किसने बोला? बर्कले व बोरिंग के अनुसार प्रश्न आपका क्या बना था कि किस विचारक के अनुसार बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसका विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से मापन किया जा सकता है, बुद्धि लब्धि ज्ञात की जा सकती है। बर्कले और बोरिंग ने क्या बोला? बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसका विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से मापन करके बुद्धि लब्धि ज्ञात की जा सकती है। आपको क्या याद रखना है? जिसका परीक्षण किया जाता है, मापन किया जाता है, बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है, वह योग्यता बुद्धि है। किसके अनुसार? बर्कले के अनुसार। एक और आपकी बढ़िया शानदार परिभाषा बन जाती है बंकिंगम। मैंने क्या लिखा है? बंकिंगम, यानी कि चिंगम। ठीक है, बंकिंगम क्या कहते हैं? बुद्धि अधिगम एवं सीखने की योग्यता है। ये आपका क्लियर? आपको केवल एक याद रखना है, बंकिंगम क्या? अधिगम एवं सीखने की योग्यता बुद्धि है। किसके अनुसार? बंकिंगम के अनुसार। और एक और इससे भी बढ़िया बात की जाती है, किसके अनुसार? डियरबोर्न। किसने की? डियरबोर्न। सीखने तथा
अनुभव का लाभ उठाने की मानसिक योग्यता बुद्धि है। क्या बोला? सीखने तथा अनुभव का लाभ उठाने की मानसिक योग्यता बुद्धि है। किसने बोला? डियरबोर्न ने। एक नाम और आप याद रखेंगे, वह क्या? स्टर्न के अनुसार। क्या याद रखना है? स्टर्न के अनुसार। क्या याद रखोगे? विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन की सामान्य योग्यता बुद्धि है। ये हो गया आपका काम। विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन की सामान्य योग्यता बुद्धि है। किसने बोला? स्टर्न ने। एक परिभाषा और आप देख लीजिएगा, किसके अनुसार? क्रूज के अनुसार। किसके अनुसार? क्रूज के अनुसार। देखो यहां पर क्या याद रखना है? स्टर्न ने क्या बोला? समायोजन की सामान्य योग्यता। और क्रूज ने थोड़ा सा परिवर्तन करके क्या बोला? विभिन्न नवीन परिस्थितियों में। यहां तो सामान्य योग्यता बोला था, यहां बोला अच्छी प्रकार से समायोजन की मानसिक योग्यता। क्या याद रखोगे? विभिन्न नवीन परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की जो योग्यता है वह बुद्धि है। किसके अनुसार? क्रूज के अनुसार। एक परिभाषा और आपको याद रखनी है, ठीक है? वह किसके अनुसार? बर्ट के अनुसार। किसके अनुसार? बर्ट के अनुसार। क्या याद रखना है? बुद्धि निर्णय लेने, नियंत्रण करने, बुद्धि निर्णय लेने, नियंत्रण करने एवं समस्या समाधान की योग्यता है। यह हो गया आपका काम। निर्णय लेने, नियंत्रण करने और समस्या समाधान की योग्यता बुद्धि है। किसने बोला? बर्ट ने। एक और शानदार वाली जो परिभाषा आपके सामने होती है वह आपको याद रखनी ही होगी, क्योंकि इसमें से ही अधिकांश परिस्थितियों में प्रश्न बनता है। किसके अनुसार? वेशलर के अनुसार। किसके अनुसार? वेशलर के अनुसार। ठीक है? क्या याद रखोगे? विभिन्न परिस्थितियों में विशिष्ट प्रकार के उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेकर। क्या बोला? विभिन्न परिस्थितियों में विशिष्ट प्रकार के उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेकर नियंत्रण एवं समस्या समाधान की मानसिक योग्यता। यह आपका वेशलर। विभिन्न परिस्थितियों में विशिष्ट प्रकार के उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेकर निर्णय लेने, नियंत्रण करने, समस्या समाधान द्वारा समायोजन की मानसिक योग्यता। यह आपकी प्रसिद्ध परिभाषा आपके सामने, आपको याद कुछ भी नहीं रखना है। निर्णय लेने, नियंत्रण करने, समस्या समाधान और समायोजन, चार बातें हो गई। निर्णय लेने, नियंत्रण करने, समस्या समाधान और समायोजन की योग्यता बुद्धि कौन बताता है? वेशलर। और बुद्धि की सबसे अच्छी जो परिभाषा है वह अब आपके सामने आती है। किसके अनुसार? टर्मेन के अनुसार। किसके अनुसार? टर्मेन के अनुसार। ठीक है? जैसे टर्मेन का नाम आता है
तो आपका ध्यान चला जाता है कई बातों पर कि बुद्धि का प्रथम मापन किसने किया था, ठीक है, बुद्धि लब्धि की प्रथम सारणी किसने, देखो बुद्धि में भी दो बातें, बुद्धि का प्रथम मापन किसने किया था और बुद्धि का प्रथम परीक्षण किसने किया था। तो बुद्धि का प्रथम परीक्षण की बात आती है तो आपका आंसर आना चाहिए विनय, ठीक है, और बुद्धि का प्रथम मापन की बात आती है तो फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए, टर्मन, ठीक है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया तो फिर क्या आना चाहिए, स्टर्न। क्या बताओगे, स्टर्न। सबके अपनी अपनी अवधारणा है, ठीक है। तो देखिएगा टर्मन बुद्धि को परिभाषित करता है, कोई भी व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। कोई भी व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है, किसके अनुसार, टर्मन के अनुसार, ठीक है। ये आपकी बुद्धि की कुछ विशिष्ट परिभाषाओं पर अपन ने डिस्कस करी, और भी अपन देख लेते हैं। जैसे एक टॉपिक आपके पास क्या आ जाता है, अधिगम। क्या आ जाता है, अधिगम। अब अधिगम में से भी आपके परिभाषा सैकड़ों बार बनी, एकाधिक परिभाषा आपके अधिगम में से आ जाती है। कौन सी आ जाती है वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आपको किस तरह से इन चीज़ों को याद करना है वो आप देखिएगा, ठीक है ना। अधिगम की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें भी आपको कहा था कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, आपको याद रखना है। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, पर स्थायी परिवर्तन की बात आप मत करना। कई चीज़ों से आप इधर उधर से पढ़ते हो, कई व्यक्ति बता देते हैं ज़्यादा कि अधिगम स्थायी परिवर्तन होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अधिगम के लिए आपको क्या याद रखना है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम अर्जित होता है, जन्मजात नहीं होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी बाकी और आगे मैं डिटेल से पूरा अधिगम को बताऊंगा, अधिगम के पूरी सिद्धांत अपन देखेंगे, क्योंकि अधिगम में से अधिगम की में से आपके रीट के एग्जाम में कम से भी कम 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। और कैसे बनते हैं, अब आजकल तो लफड़ा ही पड़ गया कि अधिगम में से सिद्धांत आते, पावलोव का भी सिद्धांत आता है, ठीक, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, परंतु आपको पता ही नहीं लगता कि ये पावलोव का है या नहीं है, ठीक है। वो कहाँ किस तरह से होंगे वो मैं अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं किसके बारे में, अधिगम के बारे में, ठीक है ना। तो अधिगम को वुडवर्थ परिभाषित करते हैं। कौन परिभाषित करते हैं, वुडवर्थ। और वुडवर्थ क्या कहते हैं, परिपक्वता के बाद व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, जिसके फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या, परिपक्वता के बाद व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, जिसके फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने बोला, वुडवर्थ। अब प्रश्न उसने आपको ये दे, देखो प्रश्न जो मैं आपको प्रश्न तक पहुंचाता हूं, प्रश्न क्या बनता है, परिपक्वता के बिना अधिगम हो सकता है, तो आप क्या कहोगे, नहीं हो सकता। अब देखो अपने साथ दिक्कत कहाँ पैदा होती है, आपके आंसर क्यों गलत होते हैं आती हुए भी, क्योंकि परिपक्वता को तो आप ये समझते हो पूर्णता, परिपक्वता का अर्थ पूर्णता नहीं होता है। परिपक्वता का अर्थ होता है कार्य करने के योग्य होना। क्या अर्थ होगा, कार्य करने के योग्य। अब आप बताओ, बच्चा पहले पढ़ने के योग्य होगा या डायरेक्ट पढ़ लेगा, तो आप क्या कहोगे, पढ़ने के योग्य होगा। कई व्यक्तियों ने कहा, तर्क देते हैं कई व्यक्ति, नहीं सर बिना परिपक्वता के अधिगम होता है। तो मनोविज्ञान यहाँ पर यह तर्क प्रस्तुत करता है कि बिना परिपक्वता की अगर अधिगम होता है, जिसे अपन एक छोटे शब्द में बोलते हैं सीखना, तो क्या 6 माह का बच्चा ट्राइसाइकिल चला सकता है, तो वह नहीं, अभी तो उसके पैर ही मजबूत नहीं हुए। क्या नहीं हुए, पैर मजबूत नहीं हुए, इसका मतलब परिपक्वता नहीं आई, ठीक है। तो अधिगम होगा, पर कब होगा, जब क्या होगी, परिपक्वता। परिपक्वता के बाद क्या, अधिगम, और अधिगम के बाद क्या होगा, विकास। कहीं बोलते हैं कि सर परिपक्वता के बाद विकास होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो वो तो चलता ही रहता है, ठीक है। तो किसने बोला ऐसा, वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है। और आप देखिएगा इसी संदर्भ में बात करता है आपसे कौन, गिलफर्ड। कौन बात करता है, गिलफर्ड। जैसे गिलफर्ड का नाम आता है तो आपका ध्यान चला जाता है कहां पर, बुद्धि में। और बुद्धि में कौन सा सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। देखो मनोविज्ञान को आप कनेक्ट करके पढ़ोगे एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे गिलफर्ड का नाम आया तो आपका ध्यान जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, बुद्धि। और बुद्धि में कौन सा सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बोला मैंने, त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, जिसे बोलते हैं SY मॉडल, बुद्धि का संरचना सिद्धांत, बुद्धि का
त्रिविमीय प्रारूप, ठीक है, जो कि कौन देता है, गिलफर्ड। कौन देता है, गिलफर्ड। 3 विमा बताता है, विषय वस्तु, मानसिक संक्रिया और परिणाम। ये अपन आगे पूरा टॉपिक पर बात करेंगे, वहां कहेंगे। अब देखो गिलफर्ड क्या कहता है, अधिगम क्या है। तो क्या देखो, अपन ने बोला कि अधिगम क्या है, परिवर्तन है, पर परिवर्तन स्वतः ही होता है या किसी और के प्रभाव से होता है। तो आप क्या कहोगे, किसी और के प्रभाव से। तो और का प्रभाव जो है वो क्या है, व्यवहार है। क्या है, व्यवहार है। तो व्यवहार से किसमें परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार में। व्यवहार से किसमें परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार में। तो क्या कहोगे, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, या क्या कहेंगे, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। किसके अनुसार, गिलफर्ड के अनुसार। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम में किसने बोला, गिलफर्ड ने। एक और परिभाषा आप देख लेते हैं। कौन मानव वैज्ञानिक, गेट्स। कौन मानव वैज्ञानिक, गेट्स। क्या लिखते हैं, देखो आप लोगों ने बीएड करी और बीएड के दौरान आप लोगों ने लेसन पढ़ाने का क्या प्राप्त किया, अनुभव। और जो आपने बीएड करी उसको क्या कहेंगे, प्रशिक्षण। क्या कहेंगे, प्रशिक्षण। होगी आपकी परिभाषा। प्रश्न क्या पूछता है, किस विचारक के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन। क्या बोला, किस विचारक के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो किसने कहा, गेट्स ने। आपको क्या याद रखना है, अनुभव प्रशिक्षण की बात कौन करता है, गेट्स। अब सबसे मस्त और शानदार परिभाषा की ओर में लेकर चलता हूं, जहां से आप लोगों के कई बार प्रश्न बनता है। और आपका फेवरेट मनोवैज्ञानिक, आपका फेवरेट इसलिए क्योंकि बीएड बीएसटीसी में आपने यही नाम सुने, 3-4 नाम सुने। एक तो कौन सा सुना, क्रो एंड क्रो, और कौन सा सुना, वाटसन का। एकाधिक बार नाम सुन लिया किसका, पावलोव का, ठीक है ना। इससे ज्यादा तो अपने को याद कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब आपका फेवरेट मनोवैज्ञानिक आ जाता है, कौन, क्रो एंड क्रो। तो अब क्रो एंड क्रो क्या कहता है और इसकी परिभाषा में से प्रश्न क्या बनता है, उस पर मैं बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है, देखेगा। तो क्रो एंड क्रो क्या लिखते हैं, व्यवहार के अर्जन के माध्यम से अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। देखो यहां पर से 3 शब्द, और तीनों शब्द काफी अपने आप में महत्व रखते हैं मनोविज्ञान में। अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता में वृद्धि की प्रक्रिया अधिगम है। क्या बोला, अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता में वृद्धि की प्रक्रिया अधिगम है। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। अब इसमें देखो प्रश्न क्या बनता है, अभिरुचि का मतलब होता है जिज्ञासा, और जिज्ञासा के माध्यम से क्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान। क्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान। अभिवृत्ति का मतलब होता है तत्परता। क्या मतलब हो जाएगा यहां पर, तत्परता। और अभिक्षमता का मतलब होता है कौशल। प्रश्न उसने क्या पूछा, क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी, अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता में वृद्धि की प्रक्रिया अधिगम है। किसके अनुसार, क्रो एंड क्रो। लेकिन अभिरुचि का अर्थ मैंने क्या बताया, ज्ञान। अभिवृत्ति क्या, तत्परता। अभिक्षमता क्या, कौशल। अब प्रश्न उसने क्या दे दिया, किस विचारक के अनुसार ज्ञान, तत्परता एवं कौशलों में वृद्धि अधिगम है। प्रश्न क्या दिया, किस विचारक के अनुसार ज्ञान, तत्परता एवं कौशलों में वृद्धि अधिगम है। तो क्या बता दोगे, क्रो एंड क्रो के अनुसार। देखिए आप जब इन परिभाषाओं का अगर अर्थ समझने लगोगे, रटो मत इनको, रटोगे आपका कोई आंसर सही नहीं होने वाला। परिभाषाओं को समझो, व्यवहार में उतारो, उनको जीना सीख लो, तो आपके सब प्रश्नों के आंसर सही होना प्रारंभ हो जाएंगे। एक और सबसे बढ़िया वाली परिभाषा, अच्छी परिभाषा, जो कि कौन देता है, स्किनर। कौन देता है, स्किनर। तो ये क्या कहता है, व्यवहार के अर्जन से, देखो यहां पर एक बात क्लियर होगी, व्यवहार का अर्जन, ठीक है, मतलब अधिगम क्या हो रहा है, अर्जित है।
व्यवहार के अर्जन से जीवन में उन्नति, क्या जीवन में उन्नति की प्रक्रिया अधिगम है। क्या याद रखोगे? व्यवहार के अर्जन से जीवन में उन्नति की प्रक्रिया अधिगम है। किसके अनुसार? तो क्या कह दोगे? स्किनर के अनुसार। क्या कहोगे? स्किनर के अनुसार। मेरे को जहां तक लगता है आपको ये परिभाषाएं समझ में आ रही है, और ऐसा तो कभी देखो हुआ नहीं है कि मैं परिभाषाएं बताऊं, साइकोलॉजी पढ़ाऊं, शिक्षण विधियां पढ़ाऊं और आपको समझ में नहीं आए। मैंने समझाया और आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इस जन्म में तो समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। परंतु एक मानसिकता भी होती है। आपकी मानसिकता ये बननी चाहिए कि पढ़ना है, ठीक है। क्यों पढ़ना है? टीचर बनने के लिए। टीचर, देखो टीचर में भी दो बातें हैं, टीचर एक तो बनना है और एक बनना ही है। तो अपनी मानसिकता बनाओ कि बनना ही है, बाकी आपका निश्चित सिलेक्शन होगा। अब कुछ एक और परिभाषाओं पर अपन बात करते हैं। एक और टॉपिक पर मैं बात कर लेता हूं, समस्त टॉपिक की परिभाषाएं और उन टॉपिक के बारे में जानकारी मैंने आपको आज प्रदान कर दी है। जैसे मैं बात करता हूं किसके बारे में? व्यक्तित्व के बारे में। किसके बारे में? व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे शानदार जो इसकी परिभाषा होती है वह आपके सामने आ जाती है। किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा? आलपोर्ट के अनुसार। किसके अनुसार? आलपोर्ट के अनुसार। तो आलपोर्ट क्या कहते हैं? व्यक्तित्व मनोशारीरिक, ये देखिएगा आप, यहां से में प्रश्न बनेंगे आपके कई। व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है। हो गई आपकी परिभाषा, और ये आपकी प्रसिद्ध परिभाषा आलपोर्ट की व्यक्तित्व की। पहला प्रश्न इसमें क्या बने? परिभाषा को भूल जाओ। पहला जो प्रश्न बनता है, पहला तो ये, व्यक्तित्व का संबंध होता है मानसिक लक्षणों से या शारीरिक लक्षणों से? तो आप इस शब्द को याद रखो, मनोशारीरिक। मनो मतलब मानसिक और शारीरिक, तो इसका मतलब व्यक्तित्व का संबंध किससे? मानसिक और शारीरिक दोनों से, ठीक है। फिर वापस व्यक्तित्व से अभिप्राय है स्थायी प्रक्रिया या परिवर्तनशील। क्या लिखा है? गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील, ठीक है। और व्यक्तित्व सहायक होता है किसमें? समायोजन स्थापित करने में। किस विचारक के अनुसार? आलपोर्ट के अनुसार। क्या याद रखोगे? व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है। किसने बोला? आलपोर्ट ने। एक आपका फेवरेट मनोवैज्ञानिक जिसका नाम मैं भले भूल जाऊं पर आप नहीं भूलोगे, मनोवैज्ञानिक का नाम क्या होगा? वेलेंटाइन के अनुसार। ये वो वाला आप वाला वेलेंटाइन नहीं है, वेलेंटाइन सिरोल। यहां से भी आपके दो प्रकार के प्रश्न में बनाऊंगा। इस परिभाषा को समझना, आपका काम क्लियर हो जाएगा। इसने क्या परिभाषा दी? व्यक्तित्व जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये देखिएगा आप, व्यक्तित्व जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। किस विचारक के अनुसार? वेलेंटाइन के अनुसार। अब प्रश्न आपको क्या दिया? व्यक्तित्व का संबंध होता है वंशानुगत लक्षणों से या वातावरणीय लक्षणों से या दोनों प्रकार से? तो क्या बताओगे? दोनों प्रकार से, क्योंकि यहां पर वेलेंटाइन क्या बोल रहा है? जन्मजात और अर्जित। याद रहेगा, ठीक है ना। ये तमाम प्रकार की परिभाषाएं, और भी कुछ एक परिभाषाएं हैं जिनके बारे में अपन बातचीत करेंगे। आज अपन ने डिस्कस की किस टॉपिक के बारे में? विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, व्यक्तित्व में से क्या प्रश्न बन सकते हैं, बुद्धि में से क्या बन सकते हैं, अधिगम में से क्या बन सकते हैं, परिभाषाएं कैसी बनेगी, ठीक है। और आजकल जो परिभाषाओं में से प्रश्न बन रहा है वो किस तरह के बनेंगे, ठीक है। इन चीजों को आप याद कीजिएगा, ठीक है। देखो, हमेशा एक बात याद रखना, हम सफल होना चाहते हैं और सब सफल होना चाहते हैं, परंतु दिक्कत कहाँ है कि हम समय नहीं देते। दुनिया भर के कार्यों को हम समय देंगे,
लेकिन पढ़ाई को नहीं देंगे। अगर आप समय दोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि 3 वीडियो में ये सुनिएगा, आपकी पढ़ने की इच्छा पैदा हो जाएगी, मनोविज्ञान के प्रति आपकी धारणा बदल जाएगी। ठीक है, 2 दिन आज हो गए। ठीक है, 2 वीडियो आप सुन रहे, 1 वीडियो आप और सुनिएगा, फिर उसके बाद अपन टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो जो मेरा होगा वह आपका होगा विभिन्न सिद्धांतों से संबंधित मनोविज्ञान के जो प्रश्न है वह किस प्रकार के बनेंगे। अगला जो वीडियो है उसमें मैं आपको प्रश्न सोल्व करना सिखाऊंगा। देखो, एक तो क्या होता है, आप लोगों ने दुनिया भर के वीडियो सुने हैं जिसके अंदर व्यक्ति क्या करते हैं, पुरानी बार पेपर कैसा आया था और उस पेपर के क्वेश्चन आपको आंसर बता दिए कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया और उसका आंसर बता दिया। वो आपको सुनने से कोई फायदा नहीं। लास्ट रीड में आया, सेकंड ग्रेड में ऐसा आया, फर्स्ट ग्रेड में ऐसा आया, अरे उनकी तो आंसर की आपके पास है, वो तो आप आंसर की से निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू है ही नहीं। तो कि फिर सर क्या करें। अब आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रश्न कैसे बनेंगे और प्रश्नों का आंसर निकाला कैसे जाता है। अगर प्रश्न ये नहीं होता और यह होता तो फिर आंसर क्या होता और इन आंसर को आप स्वयं निकालने के योग्य कैसे बनेंगे, इन सब चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।